सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तृत वर्णन करना है आपको। बोर्ड की परीक्षा में यह भी बार बार पूछा जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तृत वर्णन कीजिए 80 शब्दों में, 150 शब्दों में, ऐसे करके प्रश्न आता है। मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको लिखा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कह रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तृत वर्णन। 1930 का समय था और गांधी जी ने साबरमती से नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा शुरू की। साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मुख्य आधार रहा। 1930 में नमक कानून तोड़ा, किसने? गांधी जी ने। दूसरा, 1930 में ही साबरमती से दांडी तक की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने ही, यानी गांधी जी ने ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। किस मूवमेंट में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में स्वदेशी अपनाने की बात करी, देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की बात करी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पहले तो उन्होंने 1930 में साबरमती से दांडी तक की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करने की बात करी और लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। विदेशी वस्तुओं को कहीं पे जलाया गया, कहीं पे फेंका गया और पूर्ण स्वराज की मांग करी 1930 के समय। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तृत वर्णन करना है आपको, तो आप पहले लिखेंगे कि गांधी जी ने 1930 में साबरमती से दांडी तक की यात्रा करी और नमक कानून तोड़ा। फिर विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और पूर्ण स्वराज की मांग करी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुप्रभात, मैं अजय कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामदीन पब्लिक स्कूल में। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगे बोर्ड पे दिया गया है। देखते हैं, पहला प्रश्न दिया है हिस्ट्री से। पहला प्रश्न है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण और परिणाम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण और परिणाम पे आपको चर्चा करना है, उसकी व्याख्या करना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका क्या परिणाम निकल कर आया। आइए आंसर पे चलते हैं। देखिए, कारण लिखा है, कारण में आपको स्पष्ट लिखा है, दिख जाएगा कि असमानता, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे। पादरी जो चर्च के जो पुजारी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। द्वितीय वर्ग में कुलीन, जो बहुत धन्ना सेठ हुआ करते थे, वह द्वितीय वर्ग में आते थे। और तृतीय वर्ग में जो आम जनता होती थी, कामगार मजदूर जो थे, वह तृतीय वर्ग में थे। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कोई कर नहीं देना होता था, जबकि तृतीय वर्ग को सारे कर देने होते थे। और यही कारण रहा कि फ्रांस रेवोल्यूशन वहां पे शुरू हुआ। यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के लोगों के बीच में इतनी बड़ी असमानता थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वहीं से शुरू होता है। यानी प्रथम वर्ग में जो लोग थे, द्वितीय वर्ग में जो लोग थे और तृतीय वर्ग में जो लोग थे, प्रथम वर्गों के लोगों को जन्म से ही एक विशेष अधिकार था कि वे कर नहीं देंगे। द्वितीय वर्ग के लोगों के पास भी एक विशेष अधिकार था कि वह कर नहीं देंगे, जबकि तृतीय वर्ग के लोगों पर सबसे अधिक कर का बोझ आता, और जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो पहला मैंने टॉपिक लिखा है कि
फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? तो वहां पे असमानता थी, वहां के समाज के भीतर बहुत काफी असमानता थी। यानी समाज तो जो था वह कई भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। यहां से आपको आगे चल करके पूछ भी सकता है कि प्रथम वर्ग में कौन शामिल था, द्वितीय वर्ग में कौन शामिल था, तृतीय वर्ग में कौन शामिल था। दूसरा हम देखते हैं कि वहां पर यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होता है तो दूसरा कारण हमें क्या दिखाई देता है? निरंकुश शासन। यानी वहां का जो राजा रहता है लुई 16वां, वो बहुत ही निरंकुश शासक रहता है, अय्याश किस्म का रहता है। उसकी शासन व्यवस्था इतनी बेकार रहती है कि उससे लोग नाखुश रहते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। देखिए, लुई 16वां जनता की समस्याओं की अनदेखी करता था, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तीसरा, आर्थिक संकट आ पड़ा था वहां पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का तीसरा कारण हम देखते हैं कि वहां पर यानी फ्रांस में क्या हो चुका था? आर्थिक संकट आ चुका था। करा कि शाही खर्चों से खजाना पूरा खाली पड़ चुका था, कर का बोझ तृतीय वर्ग के लोगों पर ही पड़ रहा था, जिसके कारण वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। चौथा हम देखते हैं कि अलग अलग विचारक हुए, उन्होंने अपने विचार दिए, जैसे रूसो, वाल्टेयर ने विचार दिए कि यहाँ पे यानी फ्रांस में राजशाही व्यवस्था, राजशाही शासन खत्म होना चाहिए, और उन विचारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा वहां की जनता पर, यानी खास करके तृतीय वर्ग के लोगों पर, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो ये तो मैंने बताया, कारण बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के क्या कारण थे। तो पहला मैंने देखा, आपको बताया असमानता, यानी वहां का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। दूसरा मैंने बताया कि लुई 16वां जो शासक था वह बहुत ही अय्याश किस्म का शासक था, निरंकुश शासक था, अपनी जनता की बात अब नहीं सुनता था, जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। आर्थिक संकट, इतना अय्याश किस्म का राजा था कि उसका पूरा खजाना खाली पड़ चुका था, और विचारकों का बहुत बड़ा योगदान रहा फ्रांस रेवोल्यूशन में। उन्होंने बताया, समझाया लोगों को कि राजशाही व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे रूसो है और वाल्टेयर, ये बहुत बड़े विचारक हुए जिन्होंने अपना विचार दिया कि राजशाही व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का? तो राजशाही का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। मानव अधिकारों की घोषणा, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रसार हुआ। अंततः परिणाम हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका परिणाम निकल कर आया कि वहां से राजशाही व्यवस्था खत्म हो गई और सबको एक समान अधिकार हुए। जैसे राजशाही व्यवस्था में मैंने बताया कि वहां का जो समाज था 3 वर्गों में बटा था, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और लुई 16वां मारा गया तो उसके बाद से वहां पर एक समान अधिकार लागू हुआ, गणतंत्र स्थापित हुआ और सबको एक समान अधिकार दिए गए, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया। ये प्रश्न है, बार बार पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ और किस कारण हुआ और उसका क्या परिणाम था। तो ये आपको दिया गया था पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के क्या कारण और उसका क्या प्रभाव रहा? रशियन रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव था? कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दिया है, मैंने लिखा है, जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश शासन व्यवस्था। वहां का जो शासक था वो उस समय जब रशिया में आंदोलन हो रहा था उस समय शासक था जार निकोलस। कौन शासक था? जार निकोलस। वह बहुत ही निरंकुश शासक था, बहुत ही निरंकुश शासक था। उन्होंने कई सारी आर्थिक ऐसी नीतियां बनाई थी जिसके कारण वहां के लोग प्रताड़ित हो रहे थे। और दूसरा कि मार्क्सवादी विचारधारा जो थी वह रशिया रिवॉल्यूशन की दूसरी मुख्य कारक थी। तीसरा, विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था वह रशिया रिवॉल्यूशन का भी एक कारक था।
परिणाम क्या हुआ कि जारशाही का अंत हुआ और संघ की शासनात्मक समाजवाद का प्रसार हुआ। उसका रसिया रिवॉल्यूशन का अंत हुआ तो जार जो था, वहां का जो शासक जो था, उसे मारा गया और वहां पर सोवियत संघ की स्थापना हुई और समाजवाद का प्रसार हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है जियोग्राफी से। देखिए प्रश्न आया हुआ है, कह रहा है कि भारत की प्रमुख मिट्टियां और विशेषताएं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। प्रश्न को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये मैंने संक्षिप्त में यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद से उसमें कुछ अपने बुद्धि विवेक से भी उसमें कुछ जोड़ना है आप लोगों को। प्रश्न है भारत की प्रमुख मिट्टियां और विशेषताएं। भारत की कौन कौन सी प्रमुख मिट्टी हैं? तो 4, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये तो भारत की प्रमुख मिट्टियां हो गई और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो मैंने आगे बताया है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? बहुत ही उपजाऊ, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। वहां पे जो भी फसल हम लगाते हैं, जो भी अनाज लगाते हैं, वो उसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। कहाँ पाई जाती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है उन इलाकों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसी तरह से काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। प्रश्न पूछेगा कपास के लिए, कपास किस मिट्टी पे अधिक उपजाऊ है? तो आपका जवाब होना चाहिए काली मिट्टी। काली मिट्टी पे कपास बहुत अच्छा उगता है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है दक्षिणी भारत के तरफ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट सॉयल, कौन सी सॉयल? लेटराइट सॉयल जो है वह अधिक वर्षा वाले जगहों पे पाई जाती है। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में मुख्यतः कौ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा 4 प्रकार की। प्रश्न यहाँ पे पूछेगा कि वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी। दक्षिणी भारत के तरफ, भारत के दक्षिणी भूभाग के तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बताएंगे लाल मिट्टी। ठीक, फिर पूछेगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानसून की विशेषता। मानसून की विशेषता, मौसमी जो पवने हैं, जून से सितंबर वर्षा, असमान वितरण, कृषि पर निर्भरता। मानसून कब आता है? हम लोग के यहां आता है मई के अंत में और कब तक रहता है? सितंबर तक। कब तक? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने रहता है मानसून। कह रहा है कि मानसून की विशेषता क्या है, तो उस समय मौसमी जो पवने हैं, मौसमी हवाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। जून से सितंबर तक वर्षा होती रहती है और असमान वितरण यानी मानसून का असमान वितरण। कहीं पे आप लोग देखते हैं मानसून के समय पे यानी रेनी सीजन में कहीं पे वर्षा होती है और कहीं पे वर्षा नहीं होती है। कृषि पर निर्भरता, कह रहा है कि कुछ ऐसे फसलें हैं और भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां के किसान जो हैं और फसल जो है वह किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। जैसे कि पैडी ले लेते हैं हम लोग, धान। अगर मानसून नहीं आएगा तो हम धान अपने खेतों से धान की कटाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धान की जो फसल है वो किस पर आधारित है? मानसून पर ही आधारित है। बिना वर्षा के धान होने वाला नहीं है। धान को क्या बोलेंगे? पैडी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया मानसून की क्या विशेषता है। तो मौसमी पवने जून से सितंबर तक
वर्षा रहती है, असमान वितरण है इसका, और कृषि जो है उस पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। देखिए एक प्रश्न दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रश्न है, सिविक्स से एक प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, देखिए यहां पे एक ही में मिस टाइप हो चुका है वहां पे। तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत में दूसरा कह रहा है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे संघीय व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। तीसरा है, कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, यहां से यहां तक, ठीक ना, मिस टाइप हुआ है उसमें, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा विशेषता है कि संघीय शासन, संघीय व्यवस्था है, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है यहाँ पे। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली है, और चौथा कह रहा है कि मौलिक अधिकार देता है हमें, हमें क्या देता है, मौलिक अधिकार देता है। और चौथा पांचवा देख रहे हैं यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी हमारे संविधान, यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष, आप लोग समझ में आ रहा है, समझ में, धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य कह रहा है, यानी ऐसा राज्य जहां किसी भी धर्म को ना ही उच्च समझा जाता है ना ही निम्न समझा जाता है, यानी हमारे संविधान की नजर में सभी धर्म एक समान है। यहां पर दो तीन शब्द आएंगे आगे चल करके, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवाद। सांप्रदायिक विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति कैसा होता है, उसके लिए एक ही धर्म सबसे बड़ा होता है, वह व्यक्ति सांप्रदायिक है, अपने धर्म को सर्वोच्च समझता है और बाकी अन्य धर्मों को निम्निष्ठ समझता है। ऐसा व्यक्ति, इस विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति कैसा है, सांप्रदायिक है। जबकि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, उसके नजर में सभी धर्म एक समान है, वह धर्मनिरपेक्ष। उसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जातिवादी। जातिवादी विचारधारा से ग्रसित व्यक्ति केवल अपने ही जाति को सर्वोच्च समझेगा और बाकी सभी जातियों को निम्निष्ठ समझेगा। उसके नजर में सभी जातियां निम्न हैं और उसकी ही केवल जाति जो है उच्च है। तो ऐसी विचारधारा के भी लोग हैं। तो कह रहा है कि हमारा संविधान की एक ऐसी विशेषता है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, मौलिक अधिकार देता है। यहां पर भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, समझ में आई बात। प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिविक्स से पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है ना, तो आप बिंदुवार करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आगे चल करके प्रश्न उसमें पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, 250 शब्दों में लिखिए, 500 शब्दों में। तो आपको केवल टॉपिक जानना है, हेडिंग आप लोग पढ़े रहेंगे और उसके बारे में समझे रहेंगे और उसके बारे में अपने दिमाग से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुण और दोष, डेमोक्रेसी के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, मतलब क्या फायदा है और क्या नुकसान है, गुण और दोष। डेमोक्रेसी, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है क्या, इस सृष्टि पे समझ लीजिए कि दो तरह की शासन व्यवस्था है, एक लोकतंत्रात्मक और दूसरा राजतंत्रात्मक। ठीक ना, यानी एक लोगों का शासन और दूसरा राजा का शासन, सरल भाषा में हम लोग कह लें तो। ठीक है, तो लोगों का शासन क्या है,
यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग जो होते हैं वह अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं, यानी शासन व्यवस्था को वह स्वयं चुनते हैं। तो पूछेगा कि डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? तो आप लोग लिखेंगे कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार लोकतंत्र सरकार कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो कह रहा है कि लोकतंत्र जो है हमें समानता देता है। क्या देता है? समानता देता है, यानी लोकतंत्र के नजर में सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं। दूसरा कह रहा है कि जवाबदेही होती है, अगर कुछ भी गलत करता है तो वह अपनी जनता को जवाब देता है, जनता उससे सवाल करती है और उसे जवाब देना पड़ता है। जबकि राजशाही व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, राजा ही सर्वोच्च होता है, वह किसी को जवाब नहीं देता है। जबकि लोकतंत्र में सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का गरीब व्यक्ति हो, सबके पास क्या है? हमारे संविधान ने एक ही मौलिक अधिकार दिया है, ठीक ना? जो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है वही मौलिक अधिकार देश के एक गरीब व्यक्ति के पास भी है, ठीक है? तो लोकतंत्र में सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं। और लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है, जो सरकार होती है, वह अपने जनता को के प्रति जवाबदेही होती है उसकी, ठीक है? और लोकतंत्र में सभी लोग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है? इसका क्या दोष है? तो निर्णय लेने में विलंब होता है इसमें। इसका पहला दोष यही है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में, कोई भी फैसला लेने में विलंब होता है, देरी होती है। जबकि राजतंत्र में, राजशाही व्यवस्था में निर्णय लेने में कोई विलंब, राजा ने कह दिया कि नहीं इन्हें मारना है तो इन्हें मारना है, ठीक है ना? जबकि लोकतंत्र व्यवस्था में निर्णय लेने में देरी लगती है और राजनीतिक अस्थिरता भी बनी रहती है इसमें। इसका दूसरा दोष ये देखने को मिलता है कि जो सरकारें हैं, जो दल हैं, वह अपने लाभ के लिए सरकारें बनाते हैं और सरकारें बिगाड़ते हैं, यानी सरकार को गिरा देते हैं। तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का डर रहता है। किसमें? लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता का डर रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि अभी जैसे इसी वर्तमान समय में देख लें कि जो केंद्र सरकार जो है, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, वह कई दलों से गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है। जैसे नीतीश जी हैं और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने मिलकर के सरकार बनाया है। किसी कारणवश उसमें के जो अलायंस के जो दल हैं किसी बात को लेकर के असहमत होंगे और गठबंधन तोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी, यानी इसमें राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। किसमें? लोकतंत्र में। तो आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं, तो लोकतंत्र में सभी लोग क्या हैं? एक समान हैं, यानी लोकतंत्र जो है हमें समानता देता है। क्या देता है? समानता देता है। दूसरा हम लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासन की, यानी सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार की क्या होती है? जवाबदेही होती है। और तीसरा स्वतंत्रता, लोकतंत्र जो है वह स्वतंत्रता देता है लोगों को, ठीक ना? और दोष क्या है? तो निर्णय लेने में देरी होती है, विलंब होता है और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, गरीबी के कारण और समाधान। अगला प्रश्न दिया है गरीबी के कारण और समाधान। गरीबी के कारण, गरीबी का तो मेरे समझ से कोई कारण नहीं है और बहुत सारे कारण भी हैं। गरीबी का कोई भी कारण नहीं है और बहुत सारे कारण हैं। देखिए क्या दिया है, तो कह रहा है कि बेरोजगारी, सबसे पहला दिया है बेरोजगारी, और दूसरा दिया है जनसंख्या वृद्धि, और तीसरा दिया है अशिक्षा। गरीबी का पहला कारण दे रहा है कि बेरोजगारी, यानी लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, इसके वजह से गरीबी है। आज लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि आज लोग गरीब क्यों हैं, तो कह रहा है कि गरीबी का कारण पहला है कि बेरोजगारी, यानी जो सरकारें हैं, सरकारों की जिम्मेवारी है कि वह अपने देश
के नागरिकों को, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि देश के नागरिकों को रोजगार मुहैया कराए, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य में रह रहे हैं युवाओं को रोजगार दे। लेकिन आज जो है ना ही केंद्र सरकारें ना ही राज्य सरकारें अपने युवाओं को, अपने देश के नागरिकों को रोजगार कराने में असफल, रोजगार दिलाने में असफल हैं। तो कह रहा है कि गरीबी का पहला कारण है बेरोजगारी। दूसरा कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, कह रहा है कि इतनी तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इतनी तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि कितने लोगों को सरकारें भी रोजगार दे सकेंगी। सरकारों के पास भी तो समस्या है कि कितने लोगों को सरकारें जो है रोजगार देंगी, इतनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है। तो कह रहा है कि दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि, इस पे रोक लगना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगना चाहिए। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ठीक है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगेगी तो बेरोजगारी दर घटेगी। तीसरा कह रहा है कि अशिक्षा, तीसरा कह रहा है कि अशिक्षा यानी इलिटरेसी जो है बहुत ही अधिक है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत ऐसे पिछड़े राज्य हैं जहां पर अशिक्षा दर, अशिक्षा का स्तर बहुत है, जहां के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं। क्योंकि मैंने आगे एक पॉइंट में बताया कि जनसंख्या वृद्धि, एक एक परिवार में एक एक लोगों के, एक एक माता पिता के 6-6, 7-7 बच्चे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। क्योंकि रोजगार जो है वह सीमित है, रोजगार जो है वह सीमित है, और जनसंख्या जब अधिक रहेगी और रोजगार सीमित रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो वह मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर घूमेंगे, भटकेंगे, ठीक है। तो गरीबी के कारण और समाधान में मैंने बताया कि पहला कारण जो है बेरोजगारी है, दूसरा कारण मैंने बताया जनसंख्या वृद्धि है, और तीसरा कारण मैंने बताया अशिक्षा। शिक्षा भी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी जनसंख्या की बात मैं कर रहा हूं तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में आप लोग देखते होंगे और लोगों से सुनते भी होंगे कि लोग कहते हैं कि 2 बच्चे, कोई बच्चे होते हैं, कम से कम 4 या 5 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। समाधान क्या है? गरीबी को दूर करने का समाधान क्या है? तो रोजगार सृजन करना है, हमें रोजगार, अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को शिक्षित करना है और बताना है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कम से कम बच्चों को पैदा करें और उन्हीं के भरण पोषण के लिए ही कार्य करें। और सरकारी योजनाएं, ऐसी सरकारी योजनाएं बनाई जाए ताकि देश से गरीबी दूर हो। जैसे अभी मनरेगा आ रहा है, ठीक, तो उससे कुछ गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न था आपका गरीबी के कारण और समाधान। मैंने बताया गरीबी के प्रथम कारण में कि पहला कारण जो है बेरोजगारी है, दूसरा जो है जनसंख्या वृद्धि है और तीसरा जो है अशिक्षा है। और उसका समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जाए, शिक्षा का, दूसरा मैंने बताया कि शिक्षा का प्रसार किया जाए और सरकारी योजनाएं चलाई जाएं ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। इसको लिखना है आपको, वैश्वीकरण क्या है और उसके प्रभाव को लिखिए। देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना ही वैश्वीकरण है। देशों के बीच अच्छे संबंध कैसे आएंगे? व्यापार से। कैसे आएंगे? व्यापार से और निवेश से। एक देश जो है, एक देश के दूसरे देश में व्यापार कर, दूसरे देश से व्यापार करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनेंगे। एक देश जो है दूसरे देश में निवेश करेगा तो भी अच्छे संबंध बनेंगे। तो कह रहा है कि देशों के बीच अच्छे व्यापार और निवेश, यानी व्यापार करना और निवेश करना ही क्या है? वैश्वीकरण है। कह रहा है कि इसका प्रभाव हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोजगार के अवसर मिलते हैं, रोजगार सृजन होता है। यानी एक देश जो है दूसरे देश में जब
निवेश करता है, तो जहां पे निवेश होता है वहां पे नए नए कल कारखाने खुलते हैं और वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। तकनीकी विकास होता है, एक देश जो है दूसरे देश के साथ तकनीकी साझा भी करते हैं। और तीसरा जो है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, यानी एक देश जो है दूसरे देश के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा में वृद्धि मिलती है। वैश्वीकरण क्या है? तो देशों के बीच व्यापार और निवेश ही क्या है? वैश्वीकरण है। सरल और संक्षिप्त शब्दों में हम कह लें तो देशों के बीच में व्यापार और निवेश ही वैश्वीकरण है। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो जब व्यापार होगा और निवेश होगा तो एक देश दूसरे देश में जब निवेश करेगा तो जिस देश में निवेश हो रहा है वहां पे कल कारखाना खुलेंगे, कल कारखाने खुलेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के अवसर देता है कौन? वैश्वीकरण। तकनीकी विकास होगा, एक देश दूसरे देश में निवेश करता है तो अपने देश की तकनीक दूसरे देश के साथ तकनीक साझा करता है, तो तकनीकी विकास में मदद मिलती है। और देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी विकसित होने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। ये था वैश्वीकरण क्या है और उसके क्या प्रभाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।